जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची में, राजधानी रांची के केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में। और आज खासतौर पे 5वीं अनुसूची को लेकर एक विचार विमर्श रखा गया था। और अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं आदिवासी नेत्री और बबीता कच्छप। आप जानते होंगे इन्हें, परिचय की तो मोहताज नहीं है। और इन्होंने एक याचिका भी दायर किया है कि जिस तरीके से 5वीं अनुसूची में लगातार आदिवासियों की संख्या घट रही है और लगातार यहाँ के आदिवासियों के जो अधिकार का जो हनन हो रहा है, जो दमन हो रहा है, उसी को लेकर याचिका दायर की हैं। तो हम लोग पूरा जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मजबूरी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए पहले जोहार। आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार कि जो मुद्दे हैं, जो ग्राउंड के मुद्दे हैं, इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की वजह से आप उठा रहे हैं। तो फिर से आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार। और जिस तरीके से आज 5वीं अनुसूची को लेकर आपने विचार विमर्श भी रखा है और आपने एक याचिका भी दायर किया हुआ है, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में आप परामर्श ले रहे हैं आदिवासी बुद्धिजीवी से, अगुवाओं से। तो क्या कहेंगे, क्या वास्तव में 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, इसमें जो राइट्स हैं ट्राइबल्स के लिए, वो हर जगह वायलेशन हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। संविधान में तो चूँकि 1950 के समय से ही, या फिर कहा जाए 1950 के पहले से ही आदिवासियों के पास में विशेष अधिकार है। हमारे बाप दादाओं ने जल जंगल ज़मीन की लड़ाइयाँ लड़ी है। और ब्रिटिश के जो संविधान थे उससे लेकर अभी तक में जो भारत का संविधान है वर्तमान में, इसमें भी 5वीं और 6वीं अनुसूची के रूप में संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं आदिवासियों को, और भी कई सारे अनुच्छेद हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सरकारें हैं इसके अनुपालन में कोई खास सीरियस नहीं दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि लगातार आप देखेंगे कि आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन खरीज, उनका आरक्षण, उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। तो फिर मैंने बहुत जो है, हमने और हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने काफ़ी इस पे रिसर्च किया। तो मालूम चला कि कहीं ना कहीं पूरे देश के आदिवासी आज़ादी के पहले कानूनों से उनको कानून लागू नहीं होते थे। लेकिन आज़ादी के बाद में जो थोड़ा बहुत संवैधानिक फेरफार करके, आज़ादी के पहले क्या था कि राज्यपाल चाहे तो, राज्यपाल के पास में सारा पावर था कि वो अंग्रेजी कानून उन पर लागू करे कि नहीं करे, आदिवासियों पर लागू करे कि नहीं करे। और इस वजह से कस्टडियन होने के नाते वो अधिकतम जो खराब कानून है इनको आदिवासियों पर लागू नहीं करते थे। और आज़ादी के बाद संविधान में थोड़ा सा फेरफार करके जहाँ पे शैल भी लिखा हुआ था वहाँ पे मैं भी कर दिया। राज्यपाल अगर चाहे तो लागू करेंगे, चाहे तो नहीं लागू करेंगे, संशोधन करके। और वर्तमान के समय वो इस कारण से सारे के सारे सामान्य कानून आदिवासियों पर सीधे लागू हो रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए वन अधिकार अधिनियम, तो वहाँ पे आदिवासियों के संरक्षण के लिए कानून बनाए जाने चाहिए थे, वहाँ पे आदिवासियों के जंगल उसी फॉरेस्ट एक्ट के नाम पे कट रहे हैं। और खनिज पे जो खनिज अधिनियम है 1956 का, वो बना के आदिवासियों के जमीन से खनिज निकाले जा रहे हैं। पैसा होने के बावजूद भी छोटे खनिज के लिए तो बोला गया है कि आपको अधिकार है, लेकिन बालू और बाकी छोटे खनिज भी उनको नहीं दिया जा रहा है, पैसा कानून होने के बावजूद भी। तो जहाँ पे आदिवासियों के हितार्थ कानून बनने चाहिए थे, वहाँ पे आदिवासियों को कानून से घाटा हो रहा है। और पूरा जब हमने इस पर रिसर्च किया तब मालूम चला कि राज्यपाल ही हमारे यहाँ के कस्टडियन हैं। चूँकि 5वीं अनुसूची में जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सलाह देंगे। हाँ बिल्कुल, साल में एक बार रिपोर्ट लेंगे और सलाह देंगे कि आपको ऐसे प्रशासन करना है। तो सारा कार्यभार जो है वो राज्यपाल के पास में हो गया। लेकिन जो ये याचिका हमने डाली है, राज्यपाल के पास में 2 पावर होते हैं संविधान के तहत। एक होता है कि मंत्रिमंडल की सहायता से वो काम करेंगे, और दूसरा है उनके पास में स्वविवेक की शक्ति है। और कई सारे जो है महान्यायवादी कह लीजिए, जो जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल वगैरह हैं केंद्र के, इन्होंने ये बात रखी है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, इन्होंने ये बात रखी हुई है कि राज्यपाल के पास में जो विशेष अधिकार है, स्वविवेक से उनको निर्णय लेने का अधिकार है, हितार्थ, वो आदिवासी क्षेत्र के लिए, 5वीं क्षेत्र के लिए ही है। तो यहाँ पे जब टीएसी की बात हम कर रहे हैं, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, जहाँ पे सारे कानून, सामान्य कानून जाने चाहिए, और जैसे कि आदिवासियों की रीति रिवाज परंपरा है, इन पे ये कानून कितना इनको लाभ पहुँचाएगा, कितना हानि पहुँचाएगा, ये चर्चा होनी चाहिए। और तब जाके आदिवासी क्षेत्र में और आदिवासियों पर ये लागू होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं हो रही है। इस कारण से आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन खनिज और आदिवासियों का अस्तित्व इसीलिए क्योंकि एसटी का स्टेटस जो है आदिवासी को संविधान में, वो इसीलिए है कि जहाँ तक आदिवासी रूढ़ी प्रथा को मानता रहेगा तब तक अपना अनुपालन करेगा, संस्कृति का अनुपालन करेगा,
तब तक वो एसटी के स्टेटस के रूप में नोटिफाइड रहेगा। तो ये अस्तित्व की बात हो गई, और इसी एसटी के अस्तित्व की वजह से संवैधानिक प्रावधान है, 5वीं अनुसूची की बात करें या अन्य जो चीज़ें आरक्षण, ये सारे उसी के हिसाब से, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, सब उसी के हिसाब से मिले हुए हैं। तो एक तरफ से कहा जाए कि एसटी का स्टेटस होने के लिए हमारे पास में रूढ़ी परंपरा होना आवश्यक है, वहीं पे दूसरी ओर कानून ला के हमारे रूढ़ी प्रथा को ख़त्म करने का भी काम कर रहे हैं, हमारे जो मतलब कि जो अधिकार है उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में ये सारे कानूनों को चर्चा होनी चाहिए कि आदिवासियों के रीति रिवाज, परंपरा, आदिवासियों की शादी व्यवस्था, आदिवासियों की ग्राम व्यवस्था को कहीं इस कानून से नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, तो वो चर्चा होनी चाहिए। और राज्यपाल जो हैं कहीं ना कहीं अभी देखिएगा कि टीएसी में जो मैंने पिटीशन डाला वही सारे मुद्दों पे हैं, और टीएसी में जो कहा जाए कि मुख्यमंत्री अध्यक्ष बन के बैठ जाते हैं, कभी कभी तो गैर आदिवासी भी अध्यक्ष बन के बैठ जाते हैं, तो ये इसका कोई प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो इसको भी मैंने चैलेंज किया है, जहाँ पे आदिवासी रहने से अपने आदिवासियों के हितार्थ काम करेंगे जो जितने भी लोग हैं। दूसरी बात, आदिवासी तो होने ही चाहिए। पॉलिटिकल व्यक्ति अगर टीएसी का अध्यक्ष, टीएसी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जितने भी कानून हैं आदिवासियों पर लागू होने के लिए वहाँ पे आने चाहिए, तो वो टीएसी का अध्यक्ष अगर पॉलिटिकल व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं राज्यपाल का जो स्वविवेक का शक्ति को बाधित कर रहा है, क्योंकि राज्यपाल काम करेंगे तो टीएसी की राय सलाह से करेंगे, और अध्यक्ष अगर मुख्यमंत्री बन के बैठ जाता है तो सीधी सीधी बात है कि आदिवासी मतलब कि हितार्थ काम करेंगे या फिर जहाँ पे उनको वोट बैंक का फायदा होता हो वो काम करेंगे। तो इस पे मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है। आज चर्चा यहाँ पे हुई थी, काफ़ी चीज़ें मतलब फलदायक चीज़ें, फ्रूटफुल चीज़ें निकल के आई हैं, संवैधानिक प्रावधान है, और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भी है इस पिटीशन में, जहाँ पे अभी परिसीमन होने वाला है झारखंड में या पूरे देश में की बात करूँ, परिसीमन होने वाला है, और इस परिसीमन के नाम पे जो आदिवासी क्षेत्र में उसको आदिवासी क्षेत्र को, पार्षद क्षेत्र को घटा दिया जाता है, ठीक है, और एमपी एमएलए की सीट है इसको भी घटा दिया जाता है। तो जब वहाँ कानून जब बनेगा तो हमारे एमपी एमएलए बहुतायत मात्रा में कभी रहेंगे ही नहीं घटने की वजह से, तो हमारी बातें कौन रखेगा। और आज जो आदिवासी मात्र 8% है वो घट के हो सकता है कभी कभी मतलब कि 2%, 3% रह जाए, जब हमारी इसी तरह से बात रखने के लिए कोई होगा नहीं। तो इस आधार पे भी जनजातीय जो बहुलता है, ये डेबर कमेटी को भी मैंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर मतलब कि परिसीमन तो आप करिए, लेकिन मान लिया जाए कि रांची जिला में आपका 5वीं अनुसूची में आता है तो जनसंख्या आधार नहीं है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए, और ये जो क्षेत्र परिसीमन के आधार पर टूटेंगे, मान लिया जाए कि 10 भाग भी हो जाए, रांची के 10 विधानसभा में बन जाए, हर सीट ट्राइबल रिजर्व होना चाहिए, और ये पूरे झारखंड में होगा और पूरे देश के आदिवासी क्षेत्र में होगा। तो इस पे पिटीशन डाला है, काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आई है। संविधान का अनुच्छेद 19(5) की भी चर्चा हुई है, उसमें कई सारे जजमेंट भी है। तो इन सब बातों को हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, और इसलिए मैं सभी लोगों से, जनजातीय समुदाय से राय सलाह ले रही हूँ। और आज का जो मीटिंग है, आशा करती हूँ कि मील का पत्थर साबित होगा। और बस आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने कहा कि कोई भी स्टेट में, जैसे झारखंड की ही अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से टीएसी के जो अध्यक्ष हैं वो राजनीतिक पार्टी से नहीं होना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री भी नहीं होना चाहिए, यही ना जी। तो क्या इसको लेकर भी उस जज जो आपने जो याचिका दायर किया तो उसका फैसला मायने रखेगा? बिल्कुल मायने रखेगा, चूँकि जैसे ही ये पिटीशन हमने डाला था 2019 में, ठीक है, 2019 में डालने के बाद एक प्रेयर हमारा ये था, एक प्रार्थना ये था कि देश में टीएसी नहीं है, देश के आदिवासी क्षेत्रों में टीएसी नहीं है, तो टीएसी बनना चाहिए। झारखंड में है, प्रदेश में तो प्रदेश में, तो उसके बाद में कई राज्यों में नहीं है क्या? कई राज्यों में नहीं बना हुआ था। तो 2021 में 19 में पिटीशन डालने के बाद में 21 में केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन निकलता है कि पूरे देश भर के जो 10 राज्य है वहाँ पे टीएसी बनना चाहिए। और इस पिटीशन के माध्यम से आगे हमारा ये रहेगा कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान सिर्फ आपका अनुसूचित क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति पे भी 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी आदिवासी है, जिन राज्यों में 10 राज्यों के अलावा, वहाँ पे भी टीएसी बनना चाहिए। जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल में है, वो 5वीं अनुसूची में नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे भी बाकी राज्यों में भी जहाँ पे आदिवासी है टीएसी होने चाहिए, जहाँ जहाँ निवास करते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ निवास करते हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि ये पिटीशन डालने के बाद में 21 में सरकार का, केंद्र सरकार का ये नोटिफिकेशन निकला कि सारे राज्यों में टीएसी बना और टीएसी फॉर्मेशन हुआ। ये एक बहुत बड़ी जीत हुई ये पिटीशन डालने के बाद में। दूसरी बात है, हमने ये कहा कि एक बार किसी क्षेत्र को, संविधान में ये है 5वीं अनुसूची में,
एक बार किसी क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र यानी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, है ना, राष्ट्रपति ने बढ़ा दिया, दोबारा उसको घटा नहीं सकते हैं। और इस आधार पर देश भर में देखिएगा आप, बहुत सारे क्षेत्र को घटा दिया गया है कि यहाँ पे गैर आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ गई है और मतलब कि क्षेत्र को काट के गैर जनजाति क्षेत्र से मिला दिया जाता है, क्षेत्र को मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र से हटा दिया जाता है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान भी जल जंगल जमीन संरक्षण के भी प्रावधान उस क्षेत्र में होते हैं, पूंजीपतियों को फायदा नहीं होता है। तो ये जो पिटीशन में हमने जो मतलब कि किया है, उसके बाद से कि आपने डिशेड्यूल कैसे किया, अनुसूचित क्षेत्र से इस क्षेत्र को कैसे हटाया, आप नहीं हटा सकते हैं। तो वो पिटीशन डालने के बाद में फिर केंद्र सरकार ने पूरे राज्यों से रिपोर्ट मांगी है कि देश भर में कहाँ पे आदिवासी क्षेत्र को 5वीं सूची से हटाया गया है, उसका रिपोर्ट हमको दो। और अच्छी बात ये है कि केंद्र में अभी हमारे जो मतलब की चर्चा करने के लिए जो है वो सॉलिसिटर जनरल खुद खड़े हो रहे हैं, तो पूरा होमवर्क करके आएंगे, हमारी भी तैयारी पूरी होनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो आदिवासियों को मिले। जी। और एक अंतिम सवाल, जैसे निगम के क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम ये जैसे अवैध है, आप लोग इस तरीके का एक जजमेंट भी आया था, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, झारखंड की बात करूं तो संवैधानिक प्रावधान को जानने वाले बुद्धिजीवी यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, है ना। आंदोलन का भी गढ़ रहा है, जल जंगल जमीन खनिज के साथ में सारी जानकारियाँ यहाँ के लोगों के पास में है। लेकिन बावजूद उसके मैं कहूँगी कि अभी वर्तमान के समय में सारे लोग जो है संवैधानिक अधिकारों को पा नहीं पा रहे हैं। बात हम कर रहे हैं नगर पालिका नगर निगम की। सबसे पहले यहीं से ये बातें उठी थी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका नगर निगम आर्टिकल 243 जेडसी के तहत असंवैधानिक है, लेकिन कोर्ट में हम उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट भी जहाँ पे, और दूसरी बात ये बोलते हैं कि कोर्ट हमारे लिए नहीं है, कोर्ट हम आदिवासियों के खिलाफ में जजमेंट देता है। तो कोर्ट भी कभी भी जजमेंट देता है तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए देता है। हम क्या तथ्य डालते हैं, क्या सबूत डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही देता है। और वर्तमान में कहा जाए कि इसकी बात मैं कहूँगी, नगर पालिका नगर निगम को लेके हम राजस्थान में, उसमें मैं भी शामिल थी, राजस्थान में वहाँ के आदिवासी समुदाय के साथ में हमने पिटीशन डाला वहाँ के स्थानीय लोगों को लेके। चूँकि नगर पालिका जो बनी हुई थी उसका विस्तार, नई नगर पालिका वो बना रहे थे वर्तमान के समय में, तो वहाँ पे हमने दो चीज़ों को लेके पिटीशन डाला कि 243 जेडसी के तहत नगर पालिका नगर निगम यहाँ पे आप नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जब तक मेसा कानून नहीं है, पेशा के जैसा केंद्रीय कानून मेसा भी होना चाहिए, जहाँ पे पंचायत को लागू करने के लिए प्रावधान पेशा प्रावधान, तो नगर पालिका को लागू करने के लिए मेसा प्रावधान लाया जाना चाहिए था, वो आपके पास में है नहीं। तो इस प्रकार से आप कैसे नगर पालिका नहीं बना रहे हैं? तो वहाँ पे 9 नगर पालिका निरस्त हुए हैं और वापस पंचायत में उनको कन्वर्ट किया गया है। दूसरी बात है कि कुछ नगर पालिका ऐसे भी हम लेके गए हुए हैं जो कि एग्जिस्टिंग थे, उसका पैरा फेरी विस्तार कर रहे हैं। तो संविधान में ये प्रावधान है कि जो नगर पालिका पहले से एग्जिस्ट करते थे, रहते थे, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उसका विस्तार है उसको चैलेंज, तो हमने उस हिसाब से चैलेंज किया। तो संविधान कानून के तहत जाने से रिजल्ट जरूर मिलता है। और वर्तमान के समय में जो लोग कोर्ट जा रहे हैं, मैं उनको राय सलाह यही देना चाहूँगी कि तथ्य सबूत और आपस में मतलब कि राय समझ करके ही कोर्ट जाएं। ऐसे मनमाने तरीके से बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं ही सर्वज्ञानी हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबको जानती हूँ, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बस यही कारण है कि पिटीशन डालने के बाद में सारे लोगों से राय सलाह लेना मैं उचित समझी। और एक इसी में थोड़ा सा जोड़ देना चाहेंगे, जैसे नगर पालिका नगर निगम, क्या ये आदिवासियों के हितकारी के नहीं है? जैसे इस तरीके का जो विरोध आप लोगों की तरफ से देखा जाता है अनुसूचित क्षेत्रों में। हाँ, देखिए, हितकारी तो नहीं कहेंगे, टैक्स है पानी का, बिजली का, सारे टैक्स भी आदिवासियों को, चूँकि मोस्टली गरीब ही हैं, तो वो भरना पड़ जाता है जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। और नगर निगम क्षेत्र पढ़ने से, हाँ, पढ़ने से टैक्स वैक्स की बात हो रही है। दूसरी बात है कि हमारा कहना ये नहीं है कि आप नगर पालिका नगर निगम मत लाओ, आप लेके आओ, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के साथ लाओ। जहाँ पे पैसा आप लाए हो पंचायत का एक्सटेंशन विस्तार करने के लिए, तो पंचायत में सीट रिजर्व हो जाती है एसटी की। वैसे ही नगर पालिका नगर निगम अगर आदिवासी क्षेत्र में आए तो जो अध्यक्षीय पद है वो एसटी रिजर्व होना चाहिए। अभी जो चीज़ हो नहीं रहा है। तो आप जो कर रहे हैं कि मतलब कि रोटेशन सिस्टम कर देते हैं, कभी एससी कभी ओबीसी कभी जनरल, तो वो चीज़ें मतलब कि नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं क्षेत्र में नगर पालिका नगर निगम तभी आप लेके आइए जब आप मेसा कानून लेके आइए, और मेसा कानून में यही बात आएगी कि अध्यक्षीय पद मेयर पद जो है वो रिजर्व होगा एसटी के लिए ही। तो इस बेसिस पे नगर पालिका आती है तो हमको कोई ऐतराज़ ही नहीं है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के साथ लाइए,
संविधान कानून को तो आप नहीं मान रहे हैं, ये सारी बातें। जी।